जनवरी 7, 2009 सुबह 8:30 बजे रामलिंगन राजू, जो सतम कंप्यूटर सर्विसेज के फाउंडर और चेयरमैन थे, एक लेटर लिखने बैठे और ये लेटर बन गया इंडिया का सबसे शॉकिंग कॉरपोरेट कॉन्फेशन। उन्होंने लिखा, बैलेंस शीट में इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक टाइगर की बैक पर राइड करना, पर यह ना समझना कि उतरना कैसे है बिना खाए जाने के। सिर्फ 5 पेजेस में राजू ने एडमिट किया कि उन्होंने 7,136 करोड़ के रेवेन्यू इन्फ्लेट किए, फेक बैंक स्टेटमेंट बनाई, फॉल्स इनवॉइस क्रिएट किए और हर वो नंबर मैनिपुलेट किया जिसमें इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते थे। पर असली डर की बात यह है कि ये किसी ऑडिटर ने नहीं पकड़ा, ये रेगुलेटर ने नहीं नोटिस किया और ना ही किसी विसल ब्लोअर ने एक्सपोज किया। राजू ने खुद अपनी मर्जी से कन्फेस किया। अब सवाल ये है, कोई इंसान अपने ही हाथों से इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड क्यों कन्फेस करेगा? क्योंकि 2009 तक राजू को समझ आ गया था कि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट की थी वो इतनी पावरफुल थी, इतनी इफ़ेक्टिव थी डिसेप्शन में, कि अब वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अगर दूसरे स्कैम्स की बात करूं तो सत्यम ने 7,000 करोड़ का स्कैम किया था, DHFL ने 29,000 करोड़ का, जेट एयरवेज ने 5,700 करोड़ का और भूषण स्टील ने 56,000 करोड़ का स्कैम किया है। सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, थर्ड लॉ ऑफ पावर, जो कि है कंसील योर इंटेंशंस। और ये सिर्फ कॉरपोरेट क्रिमिनल्स की बात नहीं है, ये वही लॉ है जो स्टेल्थ स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं बिलियन डॉलर कंपनीज बनने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं इलेक्शन जीतने के लिए और सक्सेसफुल प्रोफेशनल यूज़ करते हैं अपनी कॉरपोरेट लैडर चढ़ने के लिए। एक 2004 के स्टडी के हिसाब से 82% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी के इशू से स्ट्रगल करती है, 61% कंपनीज डेटा के साथ प्रॉब्लमेटिक प्रैक्टिसेस करती हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि उनके साथ डिसेप्शन हो रहा है। आज हम एक्सपोज करेंगे डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड द स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, समझेंगे कैसे ये इंडियन बिजनेसेस और पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है और सीखेंगे कि अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाना कैसे है। मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्ड लॉ ऑफ पावर एग्जैक्टली कैसे काम करता है, एक सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड के ब्रेकडाउन के थ्रू। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। इन्वेस्टर्स ने इन पे हज़ारों करोड़ का ट्रस्ट रखा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनको हाई रेटिंग दिए, ऑडिटर्स ने बुक्स अप्रूव किए, लेकिन पर्दे के पीछे वधावन ब्रदर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे एक परफेक्ट कंसीलमेंट स्ट्रेटेजी। लेयर 1, द रिस्पेक्टेबल फ्रंट। सब कुछ एकदम प्रॉपर दिखता था, बोर्ड मीटिंग्स रेगुलर, डॉक्यूमेंटेशंस ठीक, क्लीन ऑडिट्स, CSR एक्टिविटीज़ तक प्रॉपरली शोकेस की गई थी। लेयर 2, द डिकॉय ऑपरेशन। 87 शेल कंपनीज क्रिएट की गई थी जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती थी और फ्रॉड डाइवर्ट करने के लिए यूज़ होती थी। लेयर 3, द स्मोक स्क्रीन। उन्होंने अपने ही सिस्टम में एक फेक बैंड्रा ब्रांच क्रिएट की जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पर इसका यूज़ करके 29,000 करोड़ चैनल कर दिए गए शेल कंपनीज़ के अंदर। और यही है इस प्लान की ब्रिलियंस और टेरिफाइंग पार्ट। सब लोग देख रहे थे सिर्फ लेजिटिमेट ऑपरेशंस, जबकि असली गेम चल रहा था शैडोज़ में। ऑडिटर्स को दिख रहा था प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बैंक्स को दिख रहा था रेगुलर रीपेमेंट्स, रेटिंग एजेंसीज को दिख रहे थे ग्रोथ मैट्रिसेस। हर इंसान वही देख रहा था जो वधावन उन्हें दिखाना चाहते थे। यही रॉबर्ट ग्रीन ने थर्ड लॉ में लिखा है, गाइड देम फार इनफ डाउन द रॉन्ग पाथ, एनवेलप देम इन इनफ स्मोक। और जब तक वो समझेंगे आपके असली इंटेंशंस, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। जेट एयरवेज में नरेश गोयल ने इन्फ्लेटेड कमीशन दिए फेक कंपनीज को जो एक्चुअली उसके फैमिलीज कंट्रोल करती थी। सरफेस पे ये सब लेजिटिमेट बिजनेसेस एक्सपेंड लगते थे, लेकिन रियलिटी में 1,410 करोड़ सिस्टमैटिकली चुरा लिए गए। भूषण स्टील ने फर्ज लेटर ऑफ क्रेडिट और मैनिपुलेटेड अकाउंट्स यूज़ करके हेल्दी फाइनेंस का इल्यूजन क्रिएट किया, जबकि 56,000 करोड़ शेल कंपनीज में गायब कर दिया गया। और हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता है, एक रिस्पेक्टेबल फ्रंट क्रिएट करो, डिकॉय ऑपरेशन सेटअप करो, स्मोक स्क्रीन डिप्लॉय करो और सबका ध्यान वहीं लगाओ जहां तुम चाहते हो, जबकि असली एजेंडा शैडोज़ में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कॉरपोरेट फ्रॉड तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। कंसील इंटेंशंस का सबसे सोफिस्टिकेटेड यूज़ होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। सरल ऐप एक डेटा कलेक्शन टूल है जो दिखाता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन कैसे यूज़ करते हैं थर्ड लॉ ऑफ पावर को। सरफेस पे सरल एक सिंपल ऐप लगता है,
बीजेपी सपोर्टर्स के लिए पार्टी न्यूज़ अपडेट्स और गवर्नमेंट स्कीम की इन्फो देने के लिए, वॉलंटियर्स जैसे 25 ईयर ओल्ड प्रिंस उपाध्याय नाला सोपारा जैसे एरियाज़ में डोर टू डोर जाके लोगों को बताते थे कि ये बस एक इन्फॉर्मेशन ऐप है, लेकिन असल स्टोरी कुछ और थी। सरल एक्चुअली में एक मैसिव डेटा हार्वेस्टिंग ऑपरेशन है। ये कलेक्ट करता है आपका नाम, एड्रेस, फ़ोटो, रिलीजन, कास्ट, प्रोफेशन, फैमिली डिटेल्स तक। फिर इस डेटा का यूज़ होता है डिटेल्ड वोटर प्रोफाइल बनाने में, जहां हर वोटर को माइक्रो टारगेट किया जा सके। पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म जैसे आईपैक इस डेटा को यूज़ करके अलग अलग ग्रुप को अलग अलग मैसेज भेजते हैं। जैसे एक फॉर्मर कंसल्टेंट ने रिवील किया कि ऐप कुछ वोटर्स को एग्रेसिवली प्रो हिंदू नेशनलिस्ट दिखा सकते हो और दूसरे को डेवलपमेंट ओरिएंटेड। उत्तर प्रदेश में एंटी काउ स्लॉटर बन जाओ और नॉर्थ ईस्ट में इस इशू पर एम्बीवेलेंट दिख जाओ। और कंसीलमेंट यहाँ कैसे काम करता है? विजिबल कैंपेन में रैली, स्पीचेस, मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस और मीडिया इंटरव्यूज़ होते हैं, और हिडन कैंपेन में माइक्रो टारगेटेड व्हाट्सएप मैसेजेस, कास्ट स्पेसिफिक प्रोपोगेंडा, रिलीजियस बेस्ड फियर मॉन्गरिंग और डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन होता है। वोटर समझते हैं कि उन्हें पॉलिटिशियंस का एजेंडा समझ आ गया है, लेकिन असल इन्फ्लुएंसिंग होती है थाउजेंड्स ऑफ हिडन पर्सनलाइज्ड मैसेजेस के थ्रू, जो डिज़ाइन किए गए होते हैं स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए। आईपैक ने कैंपेन लीड किया है बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में, और सिर्फ एक को छोड़कर सभी सक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें मास्टर कर लिया है एक आर्ट, अलग अलग चेहरे अलग अलग लोगों को दिखाना, जबकि असली स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस को कंसील करना। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। इलेक्शन कंसल्टिंग रिसर्च कहती है कि मॉडर्न इंडिया कैंपेन रूटीनली मिसलीडिंग सिग्नल्स, डिकॉय इशू और कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस यूज़ करते हैं ताकि वोटर्स हमेशा कंफ्यूज रहें असली इंटेंशंस के बारे में। रिज़ल्ट ये होता है कि आप सोचते हो कि आप वोट कर रहे हो इश्यूज़ पे जो आपको मैटर करते हैं, लेकिन असल में आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है आपके बिहेवियर को ट्रिगर करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स कैसे इस लॉ को एथिकली यूज़ करते हैं $1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए। इंडियन के स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टेल्थ मोड एक सीक्रेट वेपन बन गया है एम्बिशियस फाउंडर्स के लिए, और ये स्ट्रेटजी एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल फॉलो करती है जो थर्ड लॉ ऑफ पावर कहता है। इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से इंडियन स्टार्टअप जो डीप टेक, एआई, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, वो रूटीन में 6 मंथ से लेकर 2 साल तक स्टेल्थ मोड पे ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन जल्दी रिवील कर देना डेडली साबित हो सकता है। बेंगलोर के एक एआई स्टार्टअप 2 साल तक पब्लिकली एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट डेवलप करने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन सीक्रेटली वो बिल्ड कर रहे थे एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम्स। जब उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने एक ऐसे मार्केट को डोमिनेट कर लिया जिसके बारे में कॉम्पिटिटर्स को खुद पता भी नहीं था। एक फिनटेक स्टार्टअप ओपनली फोकस कर रहा था लेंडिंग प्रोडक्ट्स पे, लेकिन असली काम चल रहा था एक रिवॉल्यूशनरी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जब तक कॉम्पिटिटर्स को समझ आया कि उनके रियल इंटेंशंस क्या हैं, तब तक उन्होंने की पार्टनरशिप्स लॉक कर लिए थे। स्टेल्थ स्टार्टअप्स कंसीलमेंट कैसे यूज़ करते हैं? पब्लिक स्टोरी एक सिंपल और प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट होती है जो किसी को थ्रेट नहीं करता। रिसोर्सेज एलोकेशन में असली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है सीक्रेट डिपार्टमेंट में, और टाइमलाइन डिसेप्शन में पब्लिक रोड मैप एक डायरेक्शन दिखाता है जबकि प्राइवेट डेवलपमेंट दूसरे पार्ट पे चलता है। कंपनीज जैसे पेलेंटिर सालों तक स्टेल्थ में ऑपरेट करती रही बिफोर रिवीलिंग उनके असली कैपेबिलिटीज़। एप्पल ने आईफोन का डेवलपमेंट इतना सीक्रेट रखा कि उनके इंटरनल टीम्स तक को पता नहीं था कि दूसरी टीम क्या बिल्ड कर रही है। रिजल्ट ये था कि जब तक कॉम्पिटिटर्स को समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक इन कंपनीज़ के पास एडवांटेज हो गया था। और इंडिया में जहां इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रैवल करती है और कॉम्पिटिटिव कॉपिंग कॉमन है, स्टेल्थ मोड से स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि सर्वाइवल है। जो स्टार्टअप अपने कार्ड्स जल्दी रिवील कर देते हैं, उन्हें अक्सर आउटपेस कर देते हैं बड़े कॉम्पिटिटर्स जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। तो फिर आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें उन लोगों से जो इस लॉ को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं? यहाँ 5 रेड फ्लैग्स हैं जो सिग्नल देते हैं कि कोई अपने ट्रू इंटेंशन कंसील कर रहा है। रेड फ्लैग 1, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री।
वो लोग आपसे आपके काम, फाइनेंस, प्लान्स के बारे में डिटेल सवाल पूछते हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत कम बताते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप में इंफॉर्मेशन शेयरिंग बैलेंस होता है, लेकिन डिसीवर्स हमेशा ज़्यादा जानना चाहते हैं और कम रिवील करते हैं। रेड फ्लैग 2, इनकंसिस्टेंट स्टोरी। उनकी कहानी ऑडियंस के हिसाब से बदल जाती है। इन्वेस्टर्स को कुछ और, एम्प्लॉयज़ को कुछ और, मीडिया को बिल्कुल अलग नैरेटिव। DHFL केस में वधावन ब्रदर्स ने बैंक को बोला कि वो लेजिटिमेट कंपनीज को लेंड कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को एक्सपेंशन की स्टोरी दी और रेगुलेटर्स को कंप्लायंस का अश्योरेंस दिया। तीनों नैरेटिव एक ही थेफ्ट को कंसील करने के लिए थे। रेड फ्लैग 3, अर्जेंट टाइमलाइन। आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ली तो चली जाएगी, अभी डिसाइड करना होगा, सब लोग ऑनबोर्ड हो चुके हैं। लेजिटिमेट ऑपरेशन आपसे ड्यू डिलीजेंस छोड़ने की डिमांड नहीं करता। रेड फ्लैग 4, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अननेसेसरी कंप्लायंस सेटअप क्रिएट होते हैं, जैसे मल्टीपल एंटिटीज़, कंफ्यूजिंग हायरार्कीज और अनक्लियर रिपोर्टिंग लाइंस। सिंपल बिजनेस सिंपल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जब स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो अक्सर पर्पस होता है मनी फ्लो और अकाउंटेबिलिटी कंसील करना। रेड फ्लैग 5, विक्टिम नैरेटिव। वो हमेशा अपने आप को विक्टिम पोजीशन में रखते हैं, जैसे सिस्टम रिग्ड है, कॉम्पिटिटर झूठे रूमर्स फैला रहे हैं, मीडिया हमारे विजन समझ नहीं रहा है। जेन्युइन ग्रीवियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब लोग लगातार विक्टिम प्ले करते हैं, अक्सर वही दूसरों को विक्टिमाइज कर रहे होते हैं। अब प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी समझ लो। स्ट्रैटेजी 1, मल्टीपल सोर्स रूल। किसी भी सिग्निफिकेंट डिसीजन से पहले कम से कम 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो। स्ट्रैटेजी 2, टाइमलाइन टेस्ट। अपने लिए रीजनेबल ड्यू डिलीजेंस का टाइम इंसिस्ट करो। जो आपको टाइम नहीं देना चाहता वो आपको सोचने से रोकना चाहता है। स्ट्रैटेजी 3, सिंप्लिसिटी स्टैंडर्ड। अगर एग्रीमेंट आप 12 साल के बच्चे को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। स्ट्रैटेजी 4, ट्रांसपेरेंसी डिमांड। फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लान्स पर डायरेक्ट सवाल करो और लोगों को उन बातों से जज करो जो वो छुपाते हैं, ना कि सिर्फ उनसे जो वो दिखाते हैं। स्ट्रैटेजी 5, इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। हमेशा किसी ऐसे एडवाइज़र से कंसल्ट करो जिसके आउटकम में कोई स्टेक ना हो। अब सबसे क्रूशियल क्वेश्चन ये है, क्या आप इस लॉ को एथिकली यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल। इनफैक्ट स्ट्रेटजिक कंसीलमेंट तो एकदम एसेंशियल है सक्सेस के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। नेगोशिएशन में अपने मैक्सिमम बजट पहले ही रिवील मत करो और सब कार्ड्स एक ही मीटिंग में मत दिखाओ। करियर डेवलपमेंट में अपनी जॉब सर्च अपने करंट एम्प्लॉयर को ओपनली मत बताओ और अपने फुल स्किल सेट तुरंत रिवील मत करो। रेपुटेशन ग्रेजुअली बिल्ड करो और कुछ कैपेबिलिटीज़ रिजर्व में रखो। बिजनेस डेवलपमेंट में अपना कंप्लीट बिजनेस प्लान पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर मत करो और फंड रेजिंग के वक्त अपने सारे पार्टनरशिप डिस्क्लोज मत करो। डिफरेंस सिंपल है। एथिकल कंसीलमेंट का मतलब है अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही दूसरों को वैल्यू देना, जबकि फ्रॉडलेंट कंसीलमेंट का मतलब है दूसरों से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना बिना कुछ रिटर्न दिए। देखो कैसे जियो ने अपना ट्रू स्किल कंसील किया लॉन्च तक। सबको लगा मुकेश अंबानी एक स्मॉल टेलीकॉम कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे। जब जियो लॉन्च हुआ, पूरा इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को आइडिया ही नहीं था कि क्या आने वाला है। पेटीएम भी ईयर्स तक स्टेल्थ मोड में ऑपरेट करता रहा। कॉम्पिटिटर्स उनके एम्बिशंस अंडरस्टैंड करते रहे और जब तक बाकी लोगों को समझ आया कि पेटीएम सिर्फ एक वॉलेट नहीं है बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंस इकोसिस्टम बन रहा है, तब तक कैचअप करना मुश्किल हो चुका था। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेटेजिक कंसीलमेंट का मतलब है अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ तुरंत एक्सपोज ना करना, पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रेजेंट करना, ताकि इनकम्प्लीट आइडियाज़ का क्रेडिट कोई और ना ले। नेटवर्किंग में अपना फुल कॉन्टैक्ट लिस्ट या सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपनली शेयर ना करना। जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करना, लेकिन अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करना। इन्वेस्टमेंट्स में अपना कंप्लीट फाइनेंस सिचुएशन या हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ओपनली डिस्कस ना करना। फाइनेंशियल प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना और साथ ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करते रहना। याद रखो, कंसीलमेंट और डिसऑनेस्टी अलग चीज़ है। आप जो शेयर करते हैं उसमें ट्रूथफुल रह सकते हो और आप जो प्राइवेट रखते हो उसमें स्ट्रेटेजिक हो सकते हो। की ये है कि अपने कंसीलमेंट लेजिटिमेट गोल सर्व करो और दूसरों को हार्म ना करो।
यूज़ दिस लॉ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अपना एडवांटेज बिल्ड करने के लिए, ना कि एक्सप्लॉइट या डिसीव करने के लिए। तो ये है जो आपको थर्ड लॉ ऑफ पावर के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ 82% इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस फुली ट्रांसपेरेंट नहीं है, जहाँ पॉलिटिकल कैंपेन्स रूटीनली हिडन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जहाँ कॉरपोरेट फ्रॉड्स हज़ारों करोड़ चुरा लेते हैं सिर्फ कंसीलमेंट के थ्रू, आपकी एबिलिटी स्ट्रेटजिक कंसीलमेंट को समझने और पहचानने की सिर्फ यूज़फुल नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। जो फ्रॉडस्टर्स हमने डिस्कस किए, राजू, वथावन, गोयल, वो इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्होंने कंसीलमेंट स्ट्रैटेजी को क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज़ किया, लेकिन स्ट्रैटेजी खुद ब्रिलियंट थी। निकोलस फॉकेट की फेटल मिस्टेक पार्टी थ्रो करना नहीं था, मिस्टेक ये थी कि उसने अपने असली इंटेंशंस रिवील कर दिए, किंग को आउटशाइन करने का। बिस्मार्क का जीनियस उसके पॉलिटिकल स्किल्स नहीं थे, जीनियस थी उसकी एबिलिटी अपने ट्रू वॉर प्लान्स को कंसील करना अंटिल बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट के लिए। आपका होमवर्क इस वीक का है अपनी ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट करना। देखो कि आप क्या रिवील कर रहे हो जो प्राइवेट रहना चाहिए, और कौन से एडवांटेजेस आप बिना वजह दे रहे हो दूसरों को। और एक अनकंफर्टेबल सवाल भी सोचिए, कौन आपकी लाइफ में इस लॉ को आपके खिलाफ यूज़ कर रहा है? आपका बॉस, आपका बिजनेस पार्टनर, या फिर आपका पॉलिटिकल लीडर्स? इनकंसिस्टेंसीज नोटिस करो, अर्जेंट टैक्टिक्स पे ध्यान दो, और इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री समझने की हैबिट बनाओ। जो आप देखोगे वो आपको शॉक कर देगा। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे उनके साथ शेयर करो जो ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हैं। लाइक करो अगर आप कभी डिसीव हुए हो किसी ऐसे इंसान से जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी लगता था, और सब्सक्राइब करो और भी डीप डाइव के लिए साइकोलॉजी ऑफ पावर पर। और याद रखो, पावर के गेम में जो आप देखते हो उससे ज़्यादा डेंजरस होता है जो आप नहीं देखते। स्टे अलर्ट, स्टे स्ट्रेटेजिक, और कभी भी किसी चीज़ को फेस वैल्यू पर मत लो।